आज इस इन्फोसिटी के इस लॉन में अपने गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष जगदीश भाई विश्वकर्मा जी को हम सब कोई सुन रहे थे और साथ ही साथ हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री संतोष जी, हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री रत्नाकर जी, गांधीनगर के अपने सिटी प्रेसिडेंट आशीष दवे जी, हमारी माननीय विधायिका श्रीमती रीता पटेल जी, अपने इस प्रोफेशनल मीट कहे या वैसे लोगों का समागम कहें जिन्होंने इस वाइब्रेंट गुजरात को विकसित गुजरात बनाने की प्रक्रिया में अपना संघर्ष समर्पण दिया है। मैं यहाँ पर आप सब लोग को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ आपके पुरुषार्थ के लिए। हमारे गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिगण, पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधिगण, एसोचैम के अपने सभी प्रतिनिधिगण, सीए इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद, सीएस इंस्टीट्यूट ऑफ अहमदाबाद और अपने आईएमए के सभी प्रतिनिधिगण और उनके पदाधिकारीगण को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं कि आप सब आज इस शाम की इस बेला में आप सब का उपस्थिति हुई। हमारे मीडिया के बंधुगण, आज हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी आपसे चर्चा कर रहे थे। उन्होंने बजट के विषय के साथ साथ किस प्रकार से गुजरात की प्राथमिकताएं क्या हैं, गुजरात किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है। मैं तो मानता हूं गुजरात के उद्योगपति, यहाँ के निवेशक, कॉरपोरेट जगत के हमारे सभी प्रतिनिधिगण, आप सबका जो योगदान यहाँ के विकास में है, कई नए आयाम आप गढ़ते हैं, कई ऐसे नवाचार आप करते हैं जिनका प्रयोग देश के कई भागों में अपने उद्योग और व्यवसाय को बढ़ाने में होता है। पर जो सबसे बड़ी बात व्यवसाय जगत के लिए कहा जाता है, और मैं सबसे पहले कहूं कि गुजरात के व्यवसायियों के लिए कहा जाता है, दे आर कमिटेड विद द वर्क्स, लेकिन कमिटेड विद मोर देन द नेशंस। नेशन के साथ उनका जो कमिटमेंट रहता है वो उनके वर्क्स के साथ दिखता है। मैं इसके लिए आज पूरे यहाँ पर गुजरात के सभी व्यवसायियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि आपका कमिटमेंट लेवल हमेशा देश के साथ रहा है। मैंने कई बार सुना कि गुजराती सब चीज़ से कंप्रोमाइज़ करता है पर अपने नेशनलिटी और अपने बिजनेस से कंप्रोमाइज़ नहीं करता है। हम उस पार्टी के लोग हैं जहां कहते हैं नेशन फर्स्ट पार्टी नेक्स्ट, लेकिन गुजराती भी हमेशा कहता है नेशन फर्स्ट देन बिजनेस। तो मैं इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारा सौभाग्य है कि मैं आज गुजरात के उस प्रदेश में आया हूं। आज मुझे भी ध्यान में अभी आया जब हमारे इससे पूर्व के एक मीटिंग में कि आज ही के दिन पूरा 1 महीना हुआ है मेरे को पार्टी का अध्यक्ष के पदभार संभाले हुए, और आज उस प्रदेश में आना हुआ जिन्होंने विकास का एक मॉडल पेश किया। गुजरात मॉडल की चर्चा विकास के पैमाने पे देश के सभी राज्यों ने उसको मॉडल को कंपेयर किया, उसको आत्मसात किया और कई मॉडल को नवाचार का प्रयोग करते हुए अपने राज्यों में लागू भी किया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व गुजरात के इस विकास के पथ पर मिला, उसके साक्षात गवाह आप सब हैं। लेकिन पिछले 12 वर्षों में आप ही के गुजरात के लाल, गुजरात के इस पवित्र भूमि के
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एक नई दिशा दी है। बजट एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। बजट विकास का सूचक होता है। बजट अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं कैसे पहुंचे उसका आकार दिखता है। और मैं मानता हूं हमारे विचार पुरुष, हमारे वरिष्ठ नेता जो दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि हम अंतिम व्यक्ति तक जब तक विकास की योजनाएं नहीं पहुंचा देंगे तब तक हम विकास को सही रूप से परिभाषित नहीं कर सकते। माननीय हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशासन को एक बड़ा मॉडल माना कि अगर हम ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट नहीं देंगे, हम गवर्नेंस और गवर्नमेंट दोनों को बढ़िया से परिभाषित नहीं करेंगे, तब तक हम योजनाओं को सही रूप से नीचे उतार नहीं पाते हैं। और मेरा मानना है कि जिस प्रकार से पिछले 12 वर्षों में देश ने देखा, आपने तो बहुत पहले से देखा, पर देश ने पिछले 12 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी का अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना और ट्रांसपेरेंसी और गवर्नेंस के पूरे मॉडल के साथ पहुंचाना, ये कहीं ना कहीं पिछले 12 वर्षों की सबसे बड़ी सफलता मैं इसको मानता हूं। और जब मैं कहता हूं अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना पहुंचाना, तो उसमें सबसे बड़ा रिफॉर्म्स मैं जो मानता हूं वो था जनधन अकाउंट का खुलना। इसी देश में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मैं गरीब का खाता खोलूंगा, तो अलग अलग चर्चाएं हुई। लोगों ने, जो हमारे शुभचिंतक हैं, उन्होंने कहा कि गरीब उस दहलीज पे कैसे जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं कि पिछले 12 वर्षों का जो सबसे बड़ा रिफॉर्म था वो जनधन खाता के खुलने से हुआ, और डायरेक्ट ट्रांसफर स्कीम जो अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजना पहुंचाने का जो कमिटमेंट था प्रधानमंत्री का, उन्होंने इस योजना के माध्यम से पहुंचाया। हम लोगों ने देखा था, सब लोग कहते थे, हम लोगों ने भी अपने वरिष्ठों से सुना, ये कालखंड ये भी था जब कहा जाता था कि 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसा पहुंचता है उस गरीब के खाते में। पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सुनिश्चित किया कि हम चाहे 1 रुपया दिल्ली से अगर भेजते हैं तो गरीब के खाते में 1 रुपया पहुंचे। उसका बड़ा मार्ग अगर प्रशस्त हुआ तो ये जनधन खाते के माध्यम से हुआ, जिससे हम कह सकते हैं कि लाखों करोड़ों के जो बिचौलियों का एक खेल चलता था गरीब के योजनाओं में, उसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक झटके में खत्म किया। अब इसको मैं इसलिए मानता हूं कि पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा रिफॉर्म्स, चूंकि ये अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाने का कमिटमेंट दिखता था। पिछला जो बजट आया, मैं कह सकता हूं कि अपने कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री का कर्तव्य भवन से कर्तव्य पथ पर चलता हुआ पहला बजट था। और मैं ये भी मानता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब कहा कि 21वीं सदी का सेकेंड क्वार्टर का पहला बजट है जो विकसित भारत की दिशा को संकल्प के साथ आगे ले जाने वाला है, और इसलिए इस बजट को मैं विकसित भारत के प्रथम क्वार्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण बजट मानता हूं, जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी तरह से 2047 के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए दिशा में एक पूरा रोड मैप के साथ आए हैं। आज जब पूरा विश्व आर्थिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है, उस समय 7% का ग्रोथ रेट के साथ और लोएस्ट हम कह सकते हैं कि महंगाई दर को नियंत्रित करते हुए दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करता हुआ भारत आज दिख रहा है। और ये कहीं ना कहीं डिसिप्लिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट के साथ हुआ है। और इस पूरे कालखंड को हम इस रूप से भी ले सकते हैं
कि जहां एक और विश्व की ताकतें लगातार हमारे साथ समझौता कर कर आगे बढ़ने के लिए संकल्पित दिख रही हैं। पिछले हम कह सकते हैं कि 1 वर्षों में कई ऐसे बड़े देश, चाहे वो यूरोपियन यूनियन का मदर ऑफ ऑल डील्स हो, चाहे वो अमेरिका के साथ धैर्यपूर्वक, अनुशासन के साथ और भारत के हितों की रक्षा के साथ किया गया हुआ डील निश्चित रूप से भारत के भविष्य के रोड मैप को और भारत के बजट को सपोर्ट करता हुआ डील दिखता है। आज जब गुजरात प्रदेश में 1 लाख से अधिक एमएसएमई के यूनिट खड़े हो गए हैं और मैन्युफैक्चरिंग पूरी तरह से हब के रूप में हम मानते हैं कि गुजरात है, ऐसे समय में पूरे बजट को उस आकार के रूप में, उस शेप के रूप में देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। अब आप सोच सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता कि एक तरफ वो ट्रेड डील भी कर रहे हैं और बजट को भी उसी अलोंग बना रहे हैं। ये अपने आप में पैरेलल रूप से काम करने का जो रोड मैप दिखा, निश्चित रूप से भारत के व्यवसायियों को, भारत के उद्योग जगत को निश्चित रूप से बहुत बड़ा सपोर्ट दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मुझे तो लगता है अब ईज ऑफ ग्रोइंग बिजनेस का भी युग आ गया है और यहां पर आप सब बिजनेसमैन जो हमारे व्यवसायी हैं, सबको एक बेहतर मार्केट कैसे मिले, इसके लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। आज जब हम मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं, एक समय था जब मोबाइल जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम दूसरे देशों पर पूरा निर्भर रहते थे। आज भारत मोबाइल के मैन्युफैक्चरिंग में नंबर 1 देश बनकर उभर रहा है और ऐसे कई कंपोनेंट हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का हो, चाहे अन्य कई स्फेयर को, आप टेक्सटाइल को ले सकते हैं। इस पूरे डील से जितने बड़े मार्केट आपके पास ओपन हुए हैं, उसका लाभ निश्चित रूप से भारत के उद्योग जगत को मिलने जा रहा है। इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जहां एक, हम कह सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड सेट किया, उन्होंने अपने संबोधन में भी कहा कि अगर भारत क्वालिटी के साथ अगर अपने प्रोडक्ट को लेके आएगा, उन्होंने उद्योग जगत से कहा कि आप क्वालिटी से कंप्रोमाइज मत कीजिए, आपको हम इतना बड़ा मार्केट देंगे क्योंकि आपको प्रॉफिट में कभी कमी नहीं आएगी। मेक इन इंडिया एक ऐसा ट्रेडमार्क बन सकता है, मेक इन भारत एक ऐसा ट्रेडमार्क बन सकता है जो किसी भी प्रोडक्ट के क्वालिटी के लिए जाना जा सकता है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से पिछले दिनों इसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए हो, फार्मा इंडस्ट्री के लिए हो, टेक्सटाइल के लिए हो, जिस प्रकार से रोड मैप दिया है और सरकार का इंसेंटिव उस पूरे यूनिट में दिखा है, वो आने वाले समय में भारत के व्यवसायियों के लिए एक बड़ा ऑप्शन, कह सकते हैं बड़ा वेलकम, रेड कारपेट वेलकम के लिए हुआ है। एक समय यह भी था जब यहां के बैंकों की स्थिति कितनी बुरी रहती थी, और मैं मानता हूं कि व्यवसायियों के लिए बैंक अपने आप में एक ऐसा सेगमेंट है जो जहां से पूरा व्यवसाय उनका ग्रोथ करता है। इसी देश में 10%, 11% तक एनपीए चला गया था। आज अगर 1% से भी नीचे अगर एनपीए आया है और हमारे जो बैंक हजारों करोड़ के घाटे में चलते थे, आज अगर हजारों करोड़ के मुनाफे में है, तो इसका सीधा लाभ हमारे व्यवसायियों को मिल रहा है। मैं इसलिए इस बात की चर्चा किया कि आज
कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में जिस प्रकार से बड़ा आकार बजट में दिया गया है, वो आने वाले समय में इस बात का सूचक है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ही महत्व दे रहे हैं और आगे भी देंगे। इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इंसेंटिव और उसको आगे बढ़ाने का जो बजट में एक इम्पोर्टेंस दिया है, और मुझे तो जानकारी मिल रही है कि गुजरात में चौथा सेमीकंडक्टर हब बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ रहा है। यानी गुजरात केवल टेक्सटाइल और सूरत में डायमंड और ही नहीं बना रहा, अब आने वाले समय में चिप्स का भी निर्माण में अग्रणी बनेगा, ऐसा मेरा संभावना दिखता है। बजट में जहां पर ऑरेंज इकोनॉमी को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत महत्ता दी, और ये एक ऐसा आयाम है जो नई पीढ़ी को बहुत अट्रैक्ट कर रहा है, चाहे वो एनिमेशंस का हो, विजुअल्स इफेक्ट का हो, गेमिक्स कॉमिक्स का हो। एक बड़ा यूथ वर्ग इस एरिया में काम कर रहा है, और उसको भी सपोर्ट देने के लिए इस बजट में जो शेप दिया गया है वो निश्चित रूप से नए स्टार्टर्स के लिए बहुत ही सपोर्टिव दिख रहा है। साथ ही साथ मैं मानता हूं कि हमारा जो यूथ है, जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अपने हाईएस्ट पीक पे है डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में अगर हम देखें, तो आज हमारा जो ग्रोथ कर्व है वो सबसे हाईएस्ट यूथ पूरे वर्ल्ड में आज हमारे सामने है, जो पूरी तरह से अपने परिश्रम के, अपने पुरुषार्थ से बलकर निश्चित रूप से इस राज्य, देश को और इस राज्य को आगे बढ़ा सकता है। ऐसे समय में हम सबको नए आयाम के लिए, नए स्टार्टअप के लिए दो तीन चीज़ों की आवश्यकता मुझे लगता है कि अपने नए स्टार्टअप्स को और नए जो एमएससी के हमारे यूनिट हैं उसको ध्यान देना चाहिए, चाहे वो प्रोडक्टिविटी का हो, क्रिएटिविटी का हो या कंस्ट्रक्टिविटी का हो। ये तीनों ही आयाम को बहुत ही मजबूत तरीके से काम करने की आवश्यकता है। इसका लाभ निश्चित रूप से जो बड़े पैमाने पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को सपोर्ट हो रहा है उससे हमें को मिलेगा। इस बजट में जहां एक और हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा पुश दिया, वहीं पर डिफेंस सेक्टर को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उतना ही महत्व दिया है। अब आप सोच सकते हैं, एक समय हमारे डिफेंस के बजट केवल इस बात के सूचक थे कि हमारे सेना के जवानों को, हमारे लोगों को सैलरी और बाकी चीज़ों की सुविधा तक मिल जाए, लेकिन आज का बजट पूरी तरह से प्रोग्रेसिव बजट के रूप में है। और मैं मानता हूं जब पूरा विश्व अपने डिफेंस सेक्टर को मजबूत कर रहा है, वहीं भारत भी पूरी तरह से आगे बढ़कर आज हमारा इस बार का जो बजट का आकार है वो पिछले बार की अपेक्षा 15% ग्रोथ के साथ डिफेंस सेक्टर में है। ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि आज हम तेजी से अपने डिफेंस सेक्टर को भी मजबूत कर रहे हैं। साथ ही साथ गुजरात के कई उपलब्धियां मैंने अभी हमारे माननीय अपने प्रदेश अध्यक्ष जी बता रहे थे, लेकिन जो मूल चीज़ें थी, जो गुजरात के जल जीवन मिशन को मैं हमेशा मानता हूं कि गुजरात के लिए भी एक बड़ा विषय रहा। जिन इलाकों में पानी नहीं मिलती थी उनको इलाकों तक पानी पहुंचाना एक बहुत बड़ा किसानों के लिए सपोर्ट रहा, और मैं तो मानता हूं उस योजना का लाभ बहुत बड़े इलाके में मिलने जा रहा है। गुजरात के संदर्भ में जो एक सूरत में एक नया डेडिकेटेड फ्रेंड कॉरिडोर का घोषणा किया गया, वो बहुत बड़ा घोषणा है जो पूरी भारत से सीधे गुजरात के औद्योगिक और निर्यात केंद्रों को जोड़ेगा। इसका सप्लाई चेन बनने से गुजरात के मैन्युफैक्चरिंग को, गुजरात के प्रोडक्शन हाउस को बहुत बड़ा लाभ मिलने जा रहा है। मुझे मालूम हुआ कि गिफ्ट सिटी को टैक्स हॉलिडे देने का निर्णय भी लिया गया है। ये कहीं ना कहीं
हमारे इन्वेस्टर्स को बहुत ही प्रभावित करेगा और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा सेगमेंट इसके माध्यम से खड़ा हो सकता है। आज जब हम लोग लोकल और वोकल की बात कर रहे हैं, वैसे समय में पूरी तरह से गुजरात जैसे प्रदेश में जहां हर छोटे चीज़ों का आयाम उद्योग लगाने की परंपरा रही है, और ऐसे समय में उसको मार्केट देने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो किया है, मुझे पूरी उम्मीद है हर डिस्ट्रिक्ट का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट जो उनका सपना है वो गुजरात प्रदेश निश्चित रूप से आगे बढ़कर करेगा। गुजरात सरकार ने एक विजन लिया है कि हम 2035 तक अपने 75 वर्ष पूरा होने पे गुजरात को एक विकसित राज्य का पूरा रोड मैप बनाया है। मैं जब देख रहा था तो उसके 4 आयाम तय किए गए: इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन पर आधारित। मुझे लगता है कि ये चारों आयाम आने वाले 2035 के पहले गुजरात को विकसित राज्य बनाने में निश्चित रूप से बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होंगे। जहां गुजरात देश का पहले ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां पूर्ण रूप से संचालित सेमीकंडक्टर का प्लांट फाइनल शेप ले चुका है, और मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में सेमीकंडक्टर के रूप में गुजरात अपने आप में एक बड़ा हब बनेगा। अभी हाल ही में पिछले 3 दिनों से आर्टिफिशियल एआई पर इंटरनेशनल समिट हुआ। विश्व भर के बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और कई राष्ट्राध्यक्षों ने इसमें शिरकत किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की यह दूरदर्शी सोच सामने से दिखती है, कैसे भारत एआई की दुनिया में न केवल लीडर बने बल्कि पूरे इस एआई सिस्टम के प्रोग्रेस को एक ऐसा शेप दे जिससे कि भारत की महत्ता भी बढ़े और एआई के क्षेत्र में भारत एक लीडिंग नेशन के रूप में सामने उभरे। जिस प्रकार से लोगों ने पूरे विश्व भर में इसमें पार्टिसिपेशन किया, वो स्पष्ट रूप से दिखता है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कई ऐसे विजन पहले दिए हैं जिन विजन के माध्यम से दुनिया जो कल फॉलो करेगी, नरेंद्र मोदी जी उसको आज ही उसके लिए रोड मैप बनाकर तैयार रखते हैं। ये हमारे नेतृत्व का ऐसी विजन है जो कहीं ना कहीं भारत को प्रोग्रेसिव भारत बनाने में और विकसित भारत बनाने में बहुत मजबूती से दिख रहा है। मैं आज के दिन एक और ऐसी घटना घटी जो निश्चित रूप से हम सबको दुखी भी करता है। इतने बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समिट को जिस प्रकार से एक संकीर्ण सोच के साथ हम लोग कई बार एक शब्द का प्रयोग करते हैं, अर्बन नेशनलिज्म। सही में मैं कह सकता हूं कि कुछ पार्टियां पहले इसमें ग्रसित होती थी और आज के डेट में पूरी तरह से इसी के अंदर रच बस गई हैं। जहां एक और पूरे विश्व में भारत की चर्चा इसके लिए हो रही है, वहीं पर इस प्रकार का शेमलेस एक्टिविटी कहीं ना कहीं भारत के उस प्रोग्रेस को, इन लोगों के व्यवहार से एक चोट पहुंचती है। लेकिन गुजरात के लोगों ने हमेशा इस देश को ऐसी दिशा दी है जिस पे देश हमेशा गर्व करता है। हम सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें या हमारे नेता नरेंद्र मोदी की, हमेशा इस पूरे राष्ट्र को विषम परिस्थितियों से निकालकर भारत को आगे ले जाने का जो उनका संकल्प है, वो हम सबको आश्वस्त करता है कि आने वाले समय में भी भारत निश्चित रूप से अपने विजन को 2047 के विजन को सफलतापूर्वक पूरा करेगा। मुझे खुशी हुई इस बात को भी जानकर कि माननीय प्रधानमंत्री जी
जहां स्पेस के लिए काम करते हैं, जहां साइंस में काम होता है, वहीं गुजरात को स्पोर्ट्स में भी उन्होंने हमेशा अग्रणी बना के रखा। और 2030 का कॉमनवेल्थ गेम गुजरात को मिला है। मुझे पूरी उम्मीद है न केवल ये इस आयोजन से पूरे गुजरात को एक बड़ा बिजनेस भी मिलेगा, वही इस गुजरात को एक नई पहचान भी मिलेगी कि कॉमनवेल्थ गेम आने वाले समय के लिए हम सबको एक गर्वान्वित पल देने वाला है, एक ऐसा क्षण देने वाला है जिस पे समस्त भारतवासी गर्व करेगा। और मैं मानता हूं खेल एक ऐसा आयाम है जिससे भारत की नई पीढ़ी को नई ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा मिलने वाली है। और अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की सफलता आने वाले समय में एक बड़े और प्लेटफॉर्म की नींव रखेगी, और मैं गुजरात के सभी लोगों को शुभकामना देता हूं कि कम से कम इस कार्यक्रम को हम उस स्तर पर लेके जाए जिससे कि 2036 के हमारे क्लेम को भी एक बहुत मजबूती मिल पाए। अभी गुजरात के बहनों के बारे में जानकारी ले रहा था मैं, किस प्रकार से एक व्यावसायिकता माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से हमारी माताओं बहनों में आया है। जब मैं एक आंकड़ा देख रहा था कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का निर्माण और महिला उद्यमियों को आगे बढ़ाने की कल्पना, माननीय प्रधानमंत्री जी आधी आबादी को मजबूत सक्षम बनाने की दिशा में हमेशा पहल करते हैं। और लखपति दीदी केवल एक शब्द नहीं है, हमारी महिलाओं का स्वाभिमान और सम्मान बढ़ाने की प्रक्रिया है। और मैं इसलिए इस आंकड़े को देखकर खुश हुआ कि सबसे अधिक सेल्फ हेल्प ग्रुप जो एक सफल प्रयोग के रूप में उभरा, उसमें गुजरात की महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। और आज के इस फोरम से भी मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। 2026 को पर्यटन वर्ष के रूप में गुजरात की सरकार ने समर्पित किया है। और पर्यटन कितना बड़ा इंडस्ट्री हब हो सकता है ये हम सबको ही जानते हैं। छोटे से छोटे देश पर्यटन को अपना मूल केंद्र बनाकर पूरी अपनी रेवेन्यू को कह सकते हैं, पूरे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर का ग्रोथ करते हैं। और जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र जी के नेतृत्व में पर्यटन को लगातार एक बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है। कई रिवर फ्रंट हम लोगों ने देखे, स्टैचू ऑफ यूनिटी आज पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया के लिए एक टूरिस्ट का केंद्र बना है। और पिछले दिनों सोमनाथ से लेकर हमारे धार्मिक स्थानों को जिस प्रकार से पुनर्जीवित कर कर स्थापित किया गया है, मैं मानता हूं इससे एक बड़ा टूरिस्ट सेंटर के रूप में उभर रहा है। और इसका लाभ यहाँ के व्यवसायियों को, यहाँ के लोगों को मिलने जा रहा है। इसलिए मैं तमाम अपने यहाँ के आए हुए सभी व्यवसायियों को कहूँगा कि आने वाले दिनों में टूरिज्म को भी आप अपना एक बड़ा सपोर्ट दें, क्योंकि ये अपने आप में एक ऐसा आयाम है जिससे हमारे युवा जॉब भी पाते हैं और जॉब के साथ साथ एक अलग वाइब्रेशन पैदा होता है, एक देश और राज्य के लिए एक अलग भाव उत्पन्न होता है। इसलिए मैं आज के दिन इस घोषणा को जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, हमको उम्मीद है नई पहचान मिलेगी। और आज गुजरात विकास के नए आयाम लिख रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सेवा के भाव से काम करने का अपना संकल्प सेवा तीर्थ से किया है, पिछले दिनों अपने कार्यालय को सेवा तीर्थ के रूप में जब घोषित किया तो बहुत ही स्पष्ट संकेत दिया है कि ये कार्यालय सेवा के लिए बना है। यहाँ से पूरे 140 लाख करोड़ जो हमारी आबादी है
उस आबादी को हम सेवा के केंद्र के रूप में इसको बनाए हैं। और प्रधानमंत्री जी का वो सोच कि पूरा देश की पूरी आबादी हमारे लिए एसेट है। अगर हम सब भारतीय एक एक कदम भारत के विकास के लिए अगर आगे बढ़ते हैं तो पूरा देश 1,40,000 करोड़ आबादी हमारे देश को आगे बढ़ाएगी। तो मैं आज के दिन आप तमाम यहाँ पर उपस्थित व्यवसायियों को, बुद्धिजीवियों को, चैम्बर्स के लोगों को, सबको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ कि आइए इस विकसित गुजरात को 2035 में और 2047 में विकसित भारत के सपने को हम लोग मिलकर साकार करें। आपका संघर्ष, आपका परिश्रम, आपका पुरुषार्थ इस भारत के विकास को बहुत बड़ा मजबूती देगा। बहुत बहुत धन्यवाद।